अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दुबई और यूएई से आने वाली खबरों से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। ओमान, शारजा और अबू ज़ैबी के साथ साथ मज़ीद कई रियासतों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने वहां का निज़ाम तबाह करके रख दिया है। बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से कई आम इलाके पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। कई हादसात हुए और कई अमवात भी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि दुबई के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट पर कई फ़्लाइट्स डिले और कई कैंसिल करना पड़ी। दोस्तों, तूफ़ानी बारिशों का ये सिलसिला मंगल से शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हर तरफ तबाही मचा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश यूएई में रिकॉर्ड की गई है। यूएई का 75 साला बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया, जबकि बाकी रियासतों में भी तारीखी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। दुबई जैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले शहर के हालात नाकाबिले यकीन थे, जहां शॉपिंग मॉल, बाजार और मेट्रो स्टेशन भी बारिश के पानी से भर चुके हैं। दुबई के साथ साथ अबू ज़हबी, बहरीन और शारजा से जारी करदा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। लोगों ने कुछ किलोमीटर का फासला भी कई कई घंटों में तय किया। ओमान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि वहां के सारे तूफ़ान के नतीजे में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, दुबई जैसा शानदार शहर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर में मिसालें दी जाती थीं, इसके बारे में यकीन करना मुश्किल है कि बारिशों के बाद पूरा दुबई पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों और वीडियोस में ऐसे कई मनाजिर देखे गए हैं, जहां बारिशों और सैलाब और तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचाई हुई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? हर किस्म की कुदरती आफात से निपटने वाले, हर वक्त तैयार रहने वाले दुनिया के अमीर तरीन मुल्क निज़ाम कुदरत के आगे बेबस कैसे हो गए? क्या इनके निज़ाम की कमज़ोरी थी? नाज़रीन, जहां एक तरफ माहिरीन का तज्ज़िया ये कहता है कि वैसे तो ये खित्ता आम तौर पर गर्म और खुश्क मौसम की वजह से मशहूर है, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ सालों से वक्फे वक्फे से यहाँ बारिश की वजह से सैलाबी कैफियत देखने को मिली। इनका कहना है कि ये गैर मामूली मौसम के बहुत बड़ी मौलियाती तब्दीली की वजह से है। जैसे जैसे कुरे अर्ज़ के दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता जाएगा, इस तरह के गैर मामूली तूफ़ान का हिस्सा मामूल बनते जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का ये कहना है कि दुबई और यूएई के बाकी रियासतों में ये होने वाली तबाही इनकी खुद की लाई हुई है। बारिशों के कुदरती निज़ाम के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा अब इन पर ना ख़त्म होने वाली तूफ़ानी बारिशों की सूरत में निकल रहा है। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इस वक्त दुबई और यूएई की जो सूरत हाल है, ये सब मसनूई बारिशें बरसाने की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में यहाँ कई मरतबा क्लाउड सीडिंग की गई थी, जो कि मसनूई बारिशें बरसाने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रूरी मैकेनिज़्म है। फितरत की तरफ से अता किए गए मौसम और आबो हवा को तब्दील किए जाने की कोशिशों में इंसान जो तरीके इख्तियार करता है, इसमें बिलाशुबा कई फ़ायदे भी हासिल होते हैं, लेकिन इनके नतीजे में होने वाले नुकसानात पर भी इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। और यही इस वक्त दुबई में हुआ है। ग्लोबल वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आजकल ये होने वाली तूफ़ानी बारिशें और सैलाब की सूरत हाल पिछले कुछ अरसे में एक्टिव किए जाने वाले क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस की वजह से हुआ है, जो दुबई और यूएई के मुख्तलिफ एरियाज़ में वक्फे वक्फे से किए गए थे। इन ऑपरेशंस में क्लाउड सीडिंग के दौरान ये कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हासिल की जा सके। क्लाउड सीडिंग को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि ये सिल्वर आयोडाइड और दूसरे केमिकल्स के ज़र्रात होते हैं, जिन्हें जहाज़ों के ज़रिए आसमान में ले जाकर बादलों में फेंका जाता है, जिसके बाद ये ज़र्रात आबी बुखारात के साथ बारिश बरसाने की वजह बनते हैं। ये तकनीक दुनिया में कई सालों से मौजूद है और वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूएई में भी इसका इस्तेमाल सन 2002 में किया गया था। आम तौर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब बारिश के लिए फ़िज़ा में मुनासिब नमी, हवा और गर्द की कमी हो। हाल ही में पाकिस्तान में यूएई गवर्नमेंट की मदद से पिछले साल दिसंबर में लाहौर में मसनूई बारिश का एक तजर्बा किया गया था। इंडिया में इसका पहला तजर्बा 1952 में किया गया था। माजी में भी साल 1960 के दौरान अमरीकी फ़ौज ने वियतनाम के इलाकों में फ़ौजी सामान की तशील रोकने के लिए जंगी हिकमत अमली के तौर पर यह तकनीक इस्तेमाल की थी। चीन, मुत्तहदा अरब अमारात, बास इंडियन रियासतें कैद जैसी सूरतों में भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एक फ़ायदेमंद तकनीक भी है। लेकिन दूसरी जानिब साइंसदानों के लिए ये कहना है कि क्लाउड सीडिंग के ज़रिए बारिशें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन फिर इनकी कोई हद मुकर्रर नहीं की जा सकती। ना ही कोई अब तक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जा सका है जिससे इस प्रोसेस के ज़रिए होने वाली बारिश को कंट्रोल किया जा सके। ये चीज़ इंसानी हदूद से बाहर चली जाती हैं।
اور اس کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بالکل یہی صورتحال پیش آئی ہے، جس میں یہ کلاؤڈ سیڈنگ کے بعد ہونے والی بارشیں طوفان میں بدل گئیں اور انہیں کسی بھی طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اس قسم کے تجربات جب تک ناگزیر نہ ہوں تب تک نہ کیے جائیں، کیونکہ ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے پاس کم از کم اتنے مسائل نہیں ہیں کہ وہ ایسی آفتوں سے نپٹ سکے، جہاں دبئی، یو اے ای جیسے امیر ترین اور ترقی یافتہ ملک اس وقت بھوچال کا شکار ہو چکے ہیں۔ پانی کی نکاسی کے آپریشن تیزی سے جاری ہیں، اس کے باوجود وہاں سے آنے والی ویڈیوز اور تصویر کو دیکھتے ہوئے شدید نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کئی لوگ جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، پڑھائی اور کام کے سلسلے میں وہاں سیٹل ہیں، ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق عمان میں جاں بحق ہونے والے 18 افراد میں سے 10 لوگ ایسے بھی تھے جو بنیادی طور پر وہاں تعلیم کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ جانی نقصان کے علاوہ لاتعداد ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کئی طرح کے مالی نقصانات اٹھانا پڑے۔ سونامی کی سچویشن کے بعد جب سڑکیں پانی سے بھر گئیں تو لوگ وہیں اپنی گاڑیاں ڈوبی ہوئی چھوڑ کر نکل گئے۔ دبئی کے کئی شاپنگ مالز اور میٹرو اسٹیشنز پوری طرح پانی سے بھر گئے تھے، جس سے بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے، اور یہ صورتحال بہت الارمنگ ہے، کیونکہ ابھی آپریشنز جاری ہیں اور مکمل اسٹیٹس آنا ابھی باقی ہیں۔ پیارے دوستو، سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ نظام فطرت کی حفاظت کرنا انسان کا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ حد سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنا انسان کے حق میں بالکل بھی بہتر نہیں رہتا۔ بجائے اس کے کہ مصنوعی طریقہ کار پر لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے اتنا بڑا رسک لیا جاتا ہے، ترقی یافتہ ممالک کو چاہیے کہ وہ جیو انجینئرنگ کے زمینی اقدامات پر کام کریں، جنگلات اور درخت اگائے جائیں، تاکہ زمینی کے درجہ حرارت کو آنے والے کئی سالوں تک کے مناسب حد تک کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان اور دوسرے ایشیائی ممالک جو ان ریاستوں میں ہونے والے مصنوعی بارشوں کے تجربات سے متاثر ہو کر اپنے ہاں بھی ایسے تجربات کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس ساری صورتحال سے سبق سیکھیں، رسک کے ان پہلوؤں کو اپنے ذہن میں رکھیں، پہلے دیکھیں کہ کیا وہ قدرت کے ان جوابات کو سہ سکتے ہیں، کیا ان کے پاس دبئی جتنا انفراسٹرکچر ہے کے بعد ہی وہ سروائیو کر لیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہی ایسے اقدامات کیے جائیں۔ حالانکہ اگر موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے تو بہت سارے سوشل میڈیا صارفین کے ترسوں کے مطابق کراچی ہو یا دبئی، قدرت کے آگے سب بے بس ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سائنسی اقدامات کا استعمال سوچ سمجھ کر اور ایک حد تک کیا جانا چاہیے۔ قدرت کے نظام کو چیلنج کرنا کبھی بھی انسان کے حق میں اچھا نہیں رہا۔